लेकिन तगड़ा बाउंस बैक कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स ने आज के सत्र में दिया और कुछ सेक्टर्स ने। फार्मा सेक्टर निचले स्तर से पलट गया। मिसाल के तौर पे नेटको फार्मा 6% से ज्यादा की तेजी शो कर रहा है। वोकार्ड में पुल बैक देखने को मिला। पूरे फार्मा पैक में सन फार्मा एडवांस एक और कंपनी जहां पर आज स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल रहा है। सन फार्मा खुद दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब अब कामकाज कर रहे हैं। तो फार्मा जो है इसने क्वेश्चन प्रोवाइड किया और साथ साथ लॉजिस्टिक्स कंपनियां दौड़ गई आज के सत्र में। गति, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, एजिस लॉजिस्टिक्स जैसे स्टॉक्स में आज दमदार निचले स्तरों से बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। मिस्टर बंसल, फार्मा स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं अभी वैल्यूएशन टर्म्स पे? जी, मुझे लगता है कि ऐसे बाजार में अगर आपको बाइंग करनी है तो हाई बीटा में ही करनी चाहिए जी। लेट्स कीप इन माइंड कि बाजार अभी भी रिकवरी के बाद भी करीब करीब 2% नीचे में मिल रहा है और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स 3, 4, 5% में मिल रहे हैं। तो ये एक जनरल इन्वेस्टमेंट अप्रोच होती है और होनी चाहिए कि जब भी करेक्शन, शार्प करेक्शन या लोअर लेवल ऑफ इंडेक्स में हम कुछ खरीदें तो हाई बीटा सेक्टर्स और स्टॉक्स खरीदें, जैसे बैंकिंग है, ऑटोमोबाइल है, रियल एस्टेट पे हमारा बहुत पॉजिटिव रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर किसी को हाई रिस्क ट्रेडिंग लेना हो तो। एंड वाइसी वर्सा, जब ऊपर में लेना हो, इंडेक्स बढ़ा हुआ हो या बाजार चला हुआ हो, तब डिफेंसिव्स लेने चाहिए, जैसे फार्मा हुआ या एफएमसीजी हुआ या आईटी हुआ। तो न तो आज बहुत ज़्यादा सुबह में फार्मा गिरे थे, ठीक है, अभी ये 1-2 स्टॉक कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ डेवलपमेंट की वजह से चल गए हैं, पर मुझे नहीं लगता ये अगर मार्केट यहाँ से वापस शार्प रिकवरी देता है, जो 2-2.5% का फॉल हुआ है, तो ये उतना पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए आज के बाजार के करेक्शन के हिसाब से इतना पॉजिटिव व्यू नहीं है, बट अदरवाइज जिस हिसाब से पिछले 8-10 महीने से हमने फार्मा सेक्टर की डी रेटिंग देखी है, स्टॉक प्राइसेस को नीचे आता हुआ देखा है, मुझे लगता है आने वाले नियर फ्यूचर के सारे नेगेटिव्स उनमें बिल्ड इन हैं और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स अच्छे हाई क्वालिटी लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिखती है। अच्छा सर, अभी निवेशकों के लिए क्या मैसेज होगा? इनफैक्ट जो हमारे आम जो निवेशक हैं, जो दर्शक हैं हमारे चैनल के, उनके लिए कुछ अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए हाई बीटा न्यूज़ में, ऑटो पे, बैंकिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल्टी, कौन सी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपने रखी हुई है अभी? जी हाँ, तो मतलब जैसा मैंने कहा कि अभी हाई बीटा स्टॉक्स लेने चाहिए और उसमें बैंकिंग एंड ऑटो एक है। रियल्टी पे हमारा इतना पॉजिटिव नहीं है, तो बैंकिंग में एक्सिस बैंक एक बहुत अच्छा है, हालांकि रिकवर हो गया है, पर फिर भी मुझे लगता है इस लेवल पे लेना चाहिए। ऑटोमोबाइल में महिंद्रा एंड महिंद्रा एक पॉजिटिव स्टॉक है, वो भी सुबह में 1320-25 तक चला गया था, अभी फिर से रिकवर हो गया है, बट वापस नीचे आता है या नहीं भी आता है तो, और हम ध्यान में रखें कि हम सारी नहीं तो एक मोटी तेजी इंडियन मार्केट में मानसून की बैकिंग पे ले रहे हैं, तो उस बैकिंग के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसा स्टॉक बहुत अच्छा रहेगा। इन 2 स्टॉक्स में नहीं, बट अगर हम सेपरेटली जाएं तो कोल इंडिया एक स्टॉक है जो सुबह में करेक्शन में था, अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो एक अच्छा स्टॉक है लार्ज कैप में ही रहते हुए। एल&टी है जो सुबह करेक्शन में था। तो ये स्टॉक है जो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को लेने चाहिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी पैसा दे सकते हैं और मीडियम टर्म में तो अच्छे हैं ही हैं इन कंपनीज की वर्किंग को देखते हुए। चलिए, इस बीच बहुत देर से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे लॉर्ड मेघनाथ देसाई के साथ, अभी फ़ोन पे वो हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर देसाई, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, इस बड़े इवेंट की शायद जिसकी पॉसिबिलिटी हमें ये लग रही थी कि शायद ब्रिटेन एग्जिट ना हो, लेकिन फाइनली अब ये रियल्टी की ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया है। आपका सर, आपका मैंडेट क्या है, आपका व्यू क्या है एग्जैक्टली, इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पे कैसे देख रहे हैं आप? Mr. Desai, are you getting voice? Yes, can you speak up a bit? Yeah, my question is that, sir, we were talking about, Brexit from last 2 months. And this morning, after this morning, this is the reality that Britain is not more a part of European Union. What exactly the impact of this Brexit on world economy, sir? Well, first of all, thing to notice is that now the uncertainty is over. For 2 months, we have been speculating what may happen, what will the cost be, all that. All the debates are over. UK has now decided to withdraw from the European Union. I think the markets are fluctuating right now, but on Monday morning, everybody will wake up to realize that nothing has changed fundamentally. The fundamentals of the UK economy are still the same. Its prospect may or may not change, we don't know. It will take another 2 years, maybe by the end of 2018, we may have negotiated our withdrawal, and then we will have to negotiate our new trading arrangements. So I would say to everybody, it will all happen by about 2020. And in the meantime, none of those dire stories need be true, because the UK is a very, very flexible, very vibrant economy. And yes, of course, we are going to withdraw from the EU.
But that's fine. We will be able to trade with them under slightly different conditions. I don't think any of those really dire calculations of costs and so on are at all reliable. So let us see what happens. I think the best thing to do is to have patience. But you would like to say that, by the mid of this fiscal, with the mid of FY17, you're expecting any kind of slowdown in world economy because of that issue? No, I don't actually think so, because the debate was very, very, very fierce. But even when the people were making calculations, I kept on saying, listen, nobody knows enough in economics to be able to forecast the future. So these are all conditional forecasts made on assumptions, and we don't know which way the economy will turn out. So I think, yes, the whole global economy, at least developed countries, are right now in a low growth, low inflation trajectory. That may last anyway, but the UK has done better than most. UK and US have done better than the Eurozone. And I don't see why the UK should not be able to continue like that. Yes, people will change their mind, they'll lose confidence, but I think in 6 months' time they'll come back, because this is still a fantastic economy. It really is one of the most creative, productive economy. It has got a lot of good startups, very enterprising people, good financial institutions, and I think, and if the sterling depreciates, that will be to the advantage of the UK economy. So I would say to anybody who's looking at the business opportunities, don't panic, don't jump away too soon, calculate carefully, look at how the economy responds, give it 1 or 2 years before you make any move.